नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज डे 4 ऑफ आवर करंट अफेयर सीरीज। चौथा दिन है। जनवरी हो चुका है, फरवरी हो चुका है, मार्च हो चुका है। अब फाइनली हम लोग अप्रैल पे आ गए हैं। फिर मई, जून, जुलाई करेंगे जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था। आई होप आपको करंट अफेयर जो है वो बहुत सेटिस्फैक्टरी लग रहा है। टॉप करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर रहे हैं। देखिए, करंट अफेयर्स का एक नेचर है। बहुत बार ऐसे होगा कि कोई न्यूज हमने जैन में कवर की है, वो फिर से फेब में रिपीट होती है, फिर मार्च में रिपीट होती है, फिर अप्रैल में रिपीट होती है। तो मैं इसमें मेक श्योर कर रहा हूं कि वो रेपिटेशन को कवर ना करूं। ठीक है, तो हो सकता है कोई अप्रैल में आपने न्यूज देखी हो लेकिन वो जैन फेब मार्च में कवर हो चुकी है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सारे करंट अफेयर्स देखें। मतलब आपने अगर अप्रैल देखा है तो हो सकता है कि कोई न्यूज ऐसी हो जो बाद में मई के अंदर में कवर कर दूं, या पहले जैन फेब मार्च में कवर हो गई हो। तो इस चीज को आपने बहुत ध्यान से रखना है दिमाग में कि पूरी सीरीज देखो। यही रीजन है कि मैंने बहुत बड़े सेशंस नहीं रखे। सारे सेशन क्या है, 1 घंटे के अंदर अंदर कवर हो रहे हैं, है ना। बहुत बल्कि सेशंस तो नहीं है। तो इसलिए मेक श्योर कि आप ये सेशंस देखें। और पीडीएफ तो आपको मिल ही रहा है टेलीग्राम चैनल आकाश चंदेव जीके बूस्टर पे। अभी काफी बच्चे कह रहे थे कि सर टेलीग्राम बैन हो रहा है एंड ऑल दैट। सो डोंट वरी, आई विल गिव यू अ नंबर एट द एंड। वहां पे व्हाट्सएप पे आप वो टेक्स्ट कर सकते हैं। अभी वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ व्हाट्सएप चैनल एज वेल। तो वो जब फिगर आउट होगा टीम के साथ तो हम लोग वो कर लेंगे, नॉट एन इशू। बट चलिए, दीज आर ट्रिवियल थिंग्स। यूट्यूब तो रहेगा ना, यूट्यूब तो बैन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे तो हम लोग जुड़े हुए हैं, है ना। सो विल सर्टनली फिगर आउट अदर थिंग्स एज वेल। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट नाउ। अगर बाई चांस टेलीग्राम बैन हो रहा है तो आई थिंक दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू डू। चलिए, तो अप्रैल करंट अफेयर हम लोग करते हैं, बहुत शानदार तरीके से करेंगे। जो भी टॉप न्यूज है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मूविंग अहेड, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कनेक्ट किया बेटे स्ट्रेटेजिक निम्मू पदम दारचा रोड को लद्दाख में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताऊंगा आपको क्यों इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैप दिख रहा है आपको लद्दाख का। अब ये देखो, ये ले है। ले से आप थोड़ा सा आगे जाते हो तो यहाँ पे क्या आता है, निम्मू आता है, निम्मू। ठीक है, निम्मू से आप आगे जाकर लद्दाख में क्या आता है, पदम। सो बेसिकली निम्मू का इंदस वैली में, पदम का जंस्कार वैली में। उसके बाद आप शिंकुला पास से होते हुए जाते हो दारचा। दारचा बेसिकली लाहौल स्पीति में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद ये मनाली रूट निकल जाता है, हिमाचल में है वो भी। तो दारचा विलेज कहाँ है, लाहौल स्पीति। मतलब ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, दारचा कौन सी स्टेट में है, या पदम न्यूज में था, निम्मू कहाँ पे है। तो आपने याद रखना है ये न्यूज में क्यों था, बिकॉज ऑफ दिस रोड। तो हम लोग जब निम्मू पदम दारचा रोड की ये बात कर रहे हैं, दिस इज द रोड वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट। हेमिस नेशनल पार्क के एकदम पेरिफेरी में रोड चलता है, बाद में के लॉन्ग होते हुए हम लोग मनाली आ जाते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी स्ट्रेटेजिक रोड दिस इज। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कनेक्ट किया है बेटे निम्मू पदम दारचा को, और ये बहुत सुंदर रोड है। ठीक है, हम जब बात करते हैं पूरी लैंडस्केप बहुत सुंदर है, एंड दिस इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ऑल्सो। मैंने आपको पूरा मैप में बताया, तो आप ये देख सकते हो लद्दाख और हिमाचल के बॉर्डर के इस तरफ है दारचा। ठीक है, एवरीबडी नोज दैट, आई थिंक इट्स फाइन। सो ये काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, इसलिए मैं यहाँ पे इसको कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की, काफी न्यूज में बनी रही। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक कंट्री है बेटे। इन्होंने जुदिथ सुमिनवा जो है, नाउ शी इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अलग है ये, है ना। लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, बड़ी वाली जो कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की हम लोग बात करते हैं। ये किंशासा के बारे में आपने सुना होगा, हालांकि सिविल वॉर्स काफी लगे नहीं। सेंट्रल अफ्रीका की ये कंट्री है। यू कैन हैव अ लुक एट दिस कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, गेटिंग इट। तो बहुत ज्यादा मतलब इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, बट जुदिथ सुमिनवा तुलुका, शी इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है किसी भी कंट्री की, तो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए हम लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं। गॉट इट। अब इसी तरह की एक पर्सन न्यूज की मैं बात करूंगा, हालांकि इनको सब जानते हैं, बट स्टिल हम क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो करना जरूरी है। अब्दुल फतेह अल सिस्सी की मैं बात करना चाहूंगा बेटे। अब्दुल फतेह अल सिस्सी एक बार फिर से बन चुके हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट। जी हाँ, मिस्र के राष्ट्रपति बन चुके हैं, इजिप्शियन प्रेसिडेंट बन चुके हैं, और बहुत ज्यादा वोट शेयर इनको मिला बेसिकली। तो अब 2030 तक इनकी कोई दिक्कत नहीं है, 6 साल की टर्म होती है इजिप्ट में। तो नाउ टिल 2030 ही इज गोइंग टू बी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। 2014 में ये आए थे, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी आए हैं इंडिया में,
लगभग उसी समय इजिप्ट में भी ये परिवर्तन हुआ था, ये प्रेसिडेंट बने थे, अभी तक ये प्रेसिडेंट है और अब 2030 तक ये बन चुके हैं। तो थर्ड टर्म है इनकी एज द प्रेसिडेंट, ये आप ध्यान में रखिएगा, इजी। अब इनकी वजह से या कह लो कि इनके कार्यकाल में भारत के मिस्र के साथ यानी कि इंडिया के इजिप्ट के साथ रिलेशंस काफी बेहतर हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम एक्सरसाइज साइक्लोन वगैरह भी कर रहे हैं इनके साथ ना, तो इट्स गुड। और ही ऑल्सो अटेंडेड रिपब्लिक डे परेड एज द चीफ गेस्ट, तो वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड, वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। यहाँ पे बेटे ये ध्यान से देखिएगा, ये काफी ज्यादा न्यूज में थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 111 ईयर्स ओल्ड, 111 साल के व्यक्ति हैं, ब्रिटिश हैं, इंग्लैंड से हैं बेसिकली, जॉन एल्फ्रेड टेनिसवुड। ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट मैन बन गए हैं, ही इज द ओल्डेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ठीक है, जॉन एल्फ्रेड टेनिसवुड। अगर मैं बात करूं, इनसे पहले 114 साल के एक व्यक्ति थे, जुआन पेरेज, ये वेनेजुएला के थे, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर। तो ही डाइड रिसेंटली, मतलब अप्रैल की बात है, ये डाइड हुए। तो जैसे ही इनकी डेथ हुई तो ये अब 111 साल वाले सबसे बूढ़े व्यक्ति बन गए हैं, सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए दुनिया के। ये आप ध्यान में रखिएगा, मतलब ओल्डेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड की जब मैं बात करता हूं, ओल्डेस्ट मैन इन द वर्ल्ड की बात करता हूं, तो हमें ये पता होना जरूरी है। एनी डाउट्स? इज दैट क्लियर? तो ओल्डेस्ट पीपल की जो लिस्ट होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा ये मतलब इंपॉर्टेंट इनका नाम है, ये बात आप यहां पर देख सकते हैं। चलो, सो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। हाँ जी, हाँ जी। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि ओल्डेस्ट मतलब वो वुमेन तोमिको इतुका, जापानीज थी, 116 साल की। तो ऐसा नहीं कि इनसे ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति कोई है नहीं, ठीक है, बिल्कुल है, वो जापानीज है, शी इज अ वुमेन। सो ये आप ध्यान में रखना। बट देन अगेन अभी मतलब हम करंट अफेयर कर रहे हैं, स्टैटिक जीके तो कर नहीं रहे हैं, इसलिए आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस न्यूज। मैं इसको न्यूज की तरह ही करवा रहा हूं। तो ओल्डेस्ट मैन अलाइव यही है, ये आप ध्यान में रखिएगा, जॉन एल्फ्रेड टेनिसवुड। आगे बढ़ते हैं। आलोक शुक्ला बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। आलोक शुक्ला ने बेटे गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 अपने नाम कर लिया है। ये एक बहुत बड़े एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, इन्होंने छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था। छत्तीसगढ़ में आपको पता होगा बहुत बड़ी कोल माइनिंग होती है ना, कोल जो कोयला है उसकी माइनिंग करते हैं, तो उस सिलसिले में इन्होंने बहुत बेहतर काम किया वहां पे। तो ये आप याद रखिएगा, इनको गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज जो है उससे सम्मानित किया गया। नाम क्या है? आलोक शुक्ला इनका नाम है, ही इज आलोक शुक्ला। वेरी इजी, दिस इज, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड वेल। आलोक शुक्ला को गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज से सम्मानित किया गया। आगे बढ़े, चलिए गुड। मूविंग अहेड, यक्षगान एक थिएटर फॉर्म है, अगर आपको पता हो, ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है कर्नाटका की। अब कभी भी यक्षगान होता है ना, वहां पे भागवत होते हैं, मतलब कुछ व्यक्ति होते हैं जो पीछे जैसे गाना गा रहे होते हैं, पूरा एक तरह से वो देखते हैं कैसा थिएटर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो इसके एक बहुत बड़े नाम थे जिनका नाम था सुब्रमण्य धारेश्वर। तो सुब्रमण्यम धारेश्वर हमारे बीच में नहीं रहे। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि सुब्रमण्यम धारेश्वर न्यूज में थे, तो ये कौन सी आर्ट फॉर्म के साथ एसोसिएटेड थे, किस आर्ट फॉर्म के साथ जुड़े हुए थे? तो बहुत बढ़िया आर्ट फॉर्म है हमारे देश की यक्षगान, जो कि कर्नाटक की ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है, बस ये आप याद रखिएगा। तो बैकग्राउंड सिंगर थे बेसिकली, हम लोग इनको यक्षगान में भागवत बोलते हैं, तो ये बैकग्राउंड सिंगर आप कह सकते हो इनको, ठीक है जी। आगे बढ़े। अब इसमें बस इतना ध्यान रख लेना, ये एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छी, कभी भी किसी के नाम के आगे अल सबा आ जाए तो आप समझ लेना कि वो कुवैत की रॉयल फैमिली से कहीं ना कहीं ताल्लुक रख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा अभी रिसेंटली क्या हुआ, कुवैत को नए प्राइम मिनिस्टर मिले, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ठीक है। तो शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा जो है, ही इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। वैसे कुवैत में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है एमीर की, राजा समझ सकते हो वहां के, एमीर, जो कि ये है मिशाल अल सबा। सो कहने का मतलब ये अल सबा फैमिली ही कंट्रोल करती है कुवैत को। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऐसा तो है नहीं कि वोटिंग होती है, ये सब प्रॉपर कुछ भी नहीं होता, इट्स अ मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की है। तो ये अल सबा फैमिली ने ही कंट्रोल किया हुआ है कुवैत को, बस ये आप ध्यान में रखना। जैसे साउथ फैमिली, अल साउथ फैमिली है सऊदी अरेबिया में, उसी तरीके से अल सबा फैमिली है। सो इसमें देयर इज नो रॉकेट साइंस, इतना आपको ध्यान में रखना है, बेसिक पॉइंट है, प्लीज टू कीप दैट इन योर माइंड्स। क्लियर है? मूविंग अहेड, एक बुक बहुत ज्यादा न्यूज में थी, नाइफ, एक किताब, एक बुक नाइफ,
ये किसके द्वारा लिखी गई है? सलमान रश्दी। काफी कंट्रोवर्शियल फिगर है वैसे तो, इनकी बुक्स जो हैं कई बार बैन हो जाती है कई जगह पे बैन नहीं होती, बट एनीवेज नाइफ जो बुक है ये इनके द्वारा लिखी गई है। दैट्स क्वाइट एन इंपॉर्टेंट वन, ये ध्यान में रखिएगा। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। एक और बुक बहुत न्यूज में थी अप्रैल में, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ये किसके द्वारा लिखी गई? इस तरह के क्वेश्चन देखिए डायरेक्टली आ जाते हैं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। सैम पिट्रोडा के द्वारा लिखी गई है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। सिंपल है, तो काफी बड़ी बड़ी पोजीशंस इन्होंने होल्ड की हुई हैं। ही वाज एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, टेक्नोलॉजी मिशन जब लॉन्च किए थे। ही वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम कम्युनिकेशन ऑल्सो कमीशन ऑल्सो। उसके बाद नेशनल नॉलेज कमीशन जो है उसको हेड किया इन्होंने। तो काफी अलग अलग पोजीशंस में रह चुके हैं, रेलवेज से जुड़े हुए भी काफी इन्होंने रिफॉर्म्स की बात यहां पर की है टाइम टू टाइम। आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ जीआई टैग्स के बारे में आपको बताऊंगा। 3-4 जीआई टैग्स हैं, उसको हम लोग कवर करते हैं। अप्रैल में बहुत न्यूज में थे, ये हर न्यूज़पेपर में आया था। बुंदेलखंड की एक व्हीट वैरायटी है बेटे, बुंदेलखंड की गेहूं की वैरायटी है, और ये हम बोलते हैं कथिया गेहूं। ये सो जो काठिया गेहूं है या कथिया गेहूं है बुंदेलखंड का यूपी। अगर आप देखोगे जैसे वेस्टर्न यूपी है, सेंट्रल यूपी, ईस्टर्न यूपी, थोड़ा सा इधर नीचे आप आओगे, ये पूरा जो एरिया है ना, यहाँ पे दिस इज बुंदेलखंड, एमपी और यूपी के एकदम ये वाला एरिया। तो दिस इज बुंदेलखंड, यहाँ की वीट बहुत फेमस है, तो इसको कठिया गेहूं कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कठिया गेहूं कहाँ का है? तो बुंदेलखंड रीजन ऑफ यूपी का है, इसको जीआई टैग मिला। यूपी की ही एक जगह है बनारस, वाराणसी, वहां की तिरंगा बर्फी बड़ी फेमस है, मैंने भी खुद खाई हुई है वैसे तो। सो इट्स अ वेरी फेमस बर्फी ओवर देयर, इसको जीआई टैग मिला है। और वहीं के मेटल क्राफ्ट है, उसको बोलते हैं धलुआ मूर्ति, ठीक है। सो धलुआ मूर्ति मेटल क्राफ्ट जो है, मेटल कास्टिंग जो है, ये इसके के भगवान की मूर्तियां बनती हैं, घंटियां बनती हैं, ये सब जो है। तो ये आप देख सकते हो, ये भी जीआई टैग इसको मिला है। तो क्वेश्चन ऐसे आते, तिरंगा बर्फी कहाँ की है फेमस, जीआई टैग, या धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग कहाँ की है जिसको जीआई टैग मिला। सो यस, यू हैव टू कीप दैट इन योर माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मूविंग अहेड, ये और भी इंपॉर्टेंट है वैसे तो। सितार तानपुरा मेड इन मिराज। मिराज ना एक बहुत छोटा सा गांव है, एक छोटा सा टाउन है महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट में, याद रखेगा। तो मिराज के जो तानपुरा सितार हैं, ये वहां के कारीगर बनाते हैं, इसको भी क्या मिल गया है? जीआई टैग मिल गया। याद रखना, सांगली जो महाराष्ट्र में वहीं के जगह है मिराज, तो वहां के बने हुए सितार और तानपुरा को जीआई टैग से वो दे दिया। तो जीआई टैग बेसिकली मिलता क्यों है? कोई खाने की चीज को भी मिल रहा है, कोई क्राफ्ट को मिल रहा है, क्योंकि वहां की वो स्पेशलिटी है, वहां की वो स्पेशल चीज है, ठीक है। अब क्योंकि वहां की वो स्पेशलिटी है, वहां की वो स्पेशल चीज है, तो उसको एक रिकॉग्निशन दी जा रही है। उसको बोला जा रहा है कि हाँ भाई, ये तो यहाँ की स्पेशलिटी है ही है, ये यहाँ की खास चीज है, और कोई और नहीं बोल सकता कि हमने ये मिराज की सितार बनाई है। उस एरिया में ही जो बनेगी सितार या तानपुरा, उसी को ये डिस्टिंक्शन मिलेगी, ये खास चीज। मूविंग अहेड, परमवीर चक्र गार्डन बेटे हमने देखा, ये काफी न्यूज में था। परमवीर चक्र गार्डन जो है, इसको इनॉग्रेट किया गया कहां पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हमने देखा एक गार्डन है जिसमें स्कल्पचर है 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज के, 21 परमवीर चक्र अभी तक मिले हैं। ये कहां पर है मैं आपको वैसे बता देता हूं। तमिलनाडु में ही एक जगह है जिसको हम बोलते हैं तंबरम, ये, ठीक है। सो तंबरम नाम की जगह है तमिलनाडु में, सो वहां पे हुआ है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली परमवीर चक्र गार्डन वाज इनॉग्रेटेड। ये तमिलनाडु के गवर्नर ने इनॉग्रेट किया था, तो कोई छोटा मोटा गार्डन नहीं है ये, ऑफ कोर्स। एंड ये इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है कि यहाँ पे आपको सबके स्कल्पचर्स देखने को मिलेगी, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। इट्स अ वे ऑफ ऑनरिंग देम। जैसे मुझे याद है कि अंडमान निकोबार के भी 21 आइलैंड्स को रीनेम किया गया था इन जाबाजों के नाम पे, है ना। पराक्रम दिवस की बात है, नेताजी का बर्थडे था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे था, तो उस बर्थडे के मौके के ऊपर, उस जन्मदिन के मौके के ऊपर, जन्म दिवस के मौके के ऊपर अंडमान निकोबार के आइलैंड्स को क्या किया था? रीनेम किया गया था। सो आई थिंक दैट्स अ वेलकम थिंग ऑलवेज। मूविंग अहेड, फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट की मैं यहां पर बात करने वाला हूं। यह हुई, बहुत शानदार समिट हुई। कहां पर हुई? बेल्जियम में हुई। कहां पे हुई? बेल्जियम में हुई। बेल्जियम की कैपिटल जो है ब्रसल्स, वहां पे हुई। वैसे तो यूरोप की भी कैपिटल इसी को बोलते हैं हम लोग।
तो अब याद रखिएगा, बहुत बड़े लेवल पे यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे शिरकत की, लेकिन खास चीज यहाँ पे क्या है कि इसको किसने ऑर्गेनाइज करवाया? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है एक, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि वियना बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसको ऑर्गेनाइज करवाया। तो ये आप याद रखना, इसको अरेंज इसने करवाया। ठीक है, यहाँ पे स्पीचेस हुई हैं बड़े बड़े जगह के लीडर्स की, चाइना, फ्रांस, जापान, यूएस के लीडर्स की। तो ये बहुत खास है एंड अल्टीमेटली दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कि न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में कैसे जागरूकता फैलाई जाए, कैसे इसका पीसफुल यूज किया जाए। तो न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुई, कहां पर हुई? ब्रसल्स में हुई, अप्रैल 2024 की बात है। ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, लेट मी टेल यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये काफी खास है। ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज किया ये सारा मैंने आपको बताया। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, सो मैं बहुत टॉप जो करंट अफेयर है उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूं। मैं आपको बहुत ज्यादा ओवरबर्डन नहीं करना चाहता कि हर चीज में करवा दूं, जो आलतू फालतू चीज है वो भी करवा दूं, उसका कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं फिर से वही रिपीट करूंगा बात कि आप सारे 7 महीने के करंट अफेयर देखना, तब आपको लिंकेजेस पता चलेंगी। ठीक है, मैं फिर उससे वही बोल रहा हूँ कि हो सकता है अप्रैल का करंट अफेयर कोई पहले कवर हो गया हो, कि बाद में होना हो कवर, तो ये आपस में चलता रहता है करंट अफेयर में। तो एक्सक्लूसिवली ऐसा ना करना कि 1 महीने का देख लिया, 1 का छोड़ दिया, सारा जरूर देखना। प्लेलिस्ट आपको पता ही है, इस चैनल पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप आराम से देख सकते हो। मूविंग अहेड, 26 वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस जो है, इसको हमने रॉटरडैम में होता हुआ देखा। रॉटरडैम यानी कि नीदरलैंड्स में, इसका पोर्ट भी बड़ा फेमस है वैसे तो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल की जो एनर्जी कांग्रेस है वो 22 से 25 अप्रैल के बीच में हुई। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ पे पता हो कि वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल जो है ये बड़ी खास बॉडी है। विल सर्टनली बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल। तो एनीवेज, आप बस ये ध्यान में रखना कि ये जो एनर्जी कांग्रेस है ये कहां पर हुई रिसेंटली? रॉटरडैम में हुई। और वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल जो कि यूके यानी कि लंदन में बेस्ड है, उसने 100 साल अपने पूरे कर लिए हैं। तो ये 1924 में बनी थी, तो इसके 100 साल हो चुके हैं पूरे 2024 में, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, एनर्जी इश्यूज को डिस्कस करती है। लंदन में इसके हेडक्वार्टर्स है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? लंदन यानी कि यूके। सो ये आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के बारे में। इसी की है ये एनर्जी कांग्रेस जिसकी हमने अभी अभी बात की, जो कि कहां पे हुई? रॉटरडैम में हुई। और यहाँ पे देखिए बात वही होती है कि एनर्जी की ही बात करते हैं, कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह के ऊपर हम जा सकते हैं। ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी टॉक अबाउट इन दीज समिट्स। तो समिट्स का मतलब यही होता है कि रेलेवेंट इश्यूज को डिस्कस करो। आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड जो है, इट became the first Southeast Asia की कंट्री टू अलाउ सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज अलाउ करने वाले में साउथ ईस्ट एशिया में और कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसने इसको अलाउ किया है, लेकिन यहाँ पे जो थाईलैंड है वो इसमें पायनियर रहा है। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पे इन्होंने सेम सेक्स मैरिज बिल को पास किया। हालांकि बिल पास में क्या जून में जाके हुआ था, लेकिन अप्रैल में पता चल गया था कि ये पास होने वाला है। नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यहाँ पे व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट एशियन कंट्री, तो वो फर्स्ट एशियन कंट्री नहीं, फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। फर्स्ट एशियन कंट्री कौन सी थी? ताइवान, ताइपी इसकी कैपिटल। तो ताइवान वाज फर्स्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज 2019 में। और अभी रिसेंटली नवंबर 2023 में नेपाल ने भी कर दिया इसको पास। तो पहली साउथ एशियन कंट्री बन चुकी है सेम सेक्स मैरिज अलाउ करने वाली। तो क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से, क्या पूछ रहा है। पहली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है वो थाईलैंड है, पहली एशियन कंट्री जो है वो ताइवान है, और पहली साउथ एशियन कंट्री जो है वो नेपाल है सेम सेक्स मैरिज अलाउ करने वाली। नेपाल के बारे में एक और भी मैं आपको न्यूज बताऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद वो आएगी, बट आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। आगे बढ़ा जाए, चलिए। सो मूविंग अहेड, मैं यहां पे यूएनईपी की बात करने वाला हूं। काफी इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट है, उसकी बात करेंगे। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जो है ये रिलीज की है किसने? यूएनईपी ने। ऐसा नहीं कि पहली बार रिलीज की है, पहले भी रिलीज कर चुके हैं कई बार। नाउ ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कई बार कि भाई फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट किसने रिलीज की? इट इज यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इन्होंने ऑफ कोर्स अकेले नहीं की है। जैसे WRAP है, वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम है, यूके बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो फूड वेस्ट इंडेक्स जो है बेटे, वो क्या करता है? वो ट्रैक करता है ग्लोबल एंड नेशनल जनरेशन ऑफ फूड एंड इनएडिबल प्लांट्स जो है, जो वेस्ट हो जाते हैं उसको पूरा ट्रैक करता है, वेस्टेज वगैरह निकालता है, किस कंट्री ने ज्यादा वेस्ट किया, किसने कम वेस्ट किया है।
तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो बात यहां पे आती है जी, यूएनईपी की हमने बात की, लेकिन यूएनईपी और भी वजह से खास है। जब मैं यूएनईपी की बात करता हूं तो यूएनईपी के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो ना तो यूएस में है ना यूरोप में है, वो कहाँ है, केन्या में है। तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, दे आर इन नायरोबी। नायरोबी दैट इज केन्या, दैट इज अफ्रीका। तो इसके हेडक्वार्टर्स 1972 में बनी थी, 52 ईयर्स हो चुके इसको बनी को। तो नायरोबी केन्या में इसके हेडक्वार्टर्स है। वी आर सपोज्ड टू नो अबाउट इट। क्लियर, आगे बढ़े। मूविंग अहेड, नेपाल और इंडिया जो है दे आर गोइंग टू कोलैबोरेट टू प्रमोट द संस्कृत एजुकेशन। संस्कृत एजुकेशन के प्रमोशन के लिए हम लोग देखते हैं कि ये कोलैबोरेट करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। तो एक इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्फ्रेंस जो है वो हर साल होगी। स्टडी सेंटर रिसर्च करेगा संस्कृत के अंदर, ये सब चीजें। तो कहने का मतलब ये कि इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ कोलैबोरेट किया है रिसेंटली टू प्रमोट संस्कृत एजुकेशन, दैट इज नेपाल। तो यहाँ पे यही बोला गया कि जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, वो नेसेसरी बुक्स भी प्रोवाइड करेगी, जो भी गुरुकुल है नेपाल में। तो मतलब हर तरह से कोलैबोरेट करेंगे, बेसिकली ये बात है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे नेपाली स्टूडेंट्स के, ताकि उनकी सब्जेक्ट लर्निंग स्किल्स इंप्रूव हो। ये सब चीजें हमारा करने का फोकस है यहाँ पे। क्लियर। मूविंग अहेड, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था वैसे तो, डिजिटल इंडिया, ये डिजिटा की हम जब बात करते हैं, डिजिटल इंडिया, यहाँ पे ट्रस्ट आएगा, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, ठीक है, दैट इज डिजिटा। तो आरबीआई प्लान कर रहा है कि हम सेटअप करेंगे डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, दैट इज डिजिटा। एंड एक हथियार होगा ये साइबर क्राइम से फाइट करने के लिए। अब देखो ये क्या करेगा, ये टारगेट करेगा राइज ऑफ इलीगल लोन एप्स। आजकल बहुत ज्यादा आ रही है ना, चाइनीज एप्स हैं, इलीगल लोन एप्स हैं। वो क्या करती हैं, आपसे जैसे आधार वगैरह का डेटा ले लिया, आपको पैसा दे दिया, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात है उसके बाद आपको ब्लैकमेल करते हैं कि भाई पैसा वापस करो, ये वो। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ही डिजिटा की प्लानिंग हो रही है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, डिजिटा क्या है, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो डिजिटा है, इट इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल वेरीफाइंग दैट ऐप मीट्स फॉलोइंग क्राइटेरिया और नॉट। अगर तो इनको लगता है कि ऐप ठीक ठाक क्राइटेरिया फोकस कर रही है, नो, वो वेरीफाई करेगा कि डिजिटल लैंडिंग ऐप जो है वो आरबीआई के रेगुलेशन फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है ना। नाउ अगर डिजिटा ने उस ऐप को अनऑथराइज्ड मार्क कर दिया, तो फिर इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो उसके ऊपर क्रैकडाउन करेंगी। समझ आ गया। तो कहने का मतलब है कि डिजिटा एक तरह से चेक पॉइंट का काम करेगा इन प्रिवेंटिंग द फाइनेंशियल क्राइम्स। सिंपल सी बात है। तो ये डिजिटा अप्रूव जो सील है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आगे से, मतलब ऑफ कोर्स अभी तो आना है इसको, लेकिन जब ये आ जाएगा तो कोई भी ऐप है, कोई भी एप्लीकेशन है, उसके ऊपर जब तक डिजिटा अप्रूव्ड सील नहीं लगती तब तक वो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते उसके ऊपर। ये काफी बढ़िया चीज है। हम कहते हैं ना कि एफएसएसआई का मार्का लग गया है, एग मार्क का लग गया है, मतलब एक तरह से क्वालिटी सर्टिफिकेशन हो जाएगी कोई भी इस तरह की ऐप की, जो कि बहुत बढ़िया है क्योंकि हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस तरह के स्टेप्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इंडियन एयरफोर्स बहुत न्यूज में थी बिकॉज इंडियन एयरफोर्स की बिगेस्ट एक्सरसाइज हमने देखी गगन शक्ति, जो अभी पोखरन जो रेंज है जैसलमेर में राजस्थान में, वहां पे हुई। तो गगन शक्ति कहां पर हुई है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इट टुक प्लेस इन पोखरन, दैट इज जैसलमेर। इजी। मूविंग अहेड में बात करना चाहूंगा सागर कवच 2024 की। बेटे सागर कवच 2024 की बात करने वाला हूं। वाई? बिकॉज एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज हमें देखने को मिली कहां पे, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है, छोटे छोटे काफी सारे आइलैंड्स है, यूटी है हमारी यूनियन टेरिटरी है, यहां पे हमने देखा सागर कवच। ये क्वेश्चन आता है कि सागर कवच जो एक एक्सरसाइज है रिसेंटली, जो कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, उसको कहां पर किया गया। मतलब ये वो क्वेश्चंस है जो आपको डायरेक्टली आ सकते हैं। सो या यू आर सपोज टू हैव अ गुड डील ऑफ आइडिया कि भाई कैसे आपने उनको आंसर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकेशन जब भी आएगी तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज क्या है इस एक्सरसाइज में, मैं बताता हूं आपको। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कोस्ट गार्ड ने की, इंडियन नेवी ने की, ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या था, इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया, कोस्ट गार्ड्स ने पार्टिसिपेट किया, मरीन पुलिस ने पार्टिसिपेट किया, फिशरीज, कस्टम्स डिपार्टमेंट और भी सिक्योरिटी एजेंसीज थी। तो ये
मतलब आप मान के चलो बहुत सारी एजेंसीज, मल्टीपल एजेंसीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ये इसकी खास बात है। कई बार क्या होता है सिर्फ नेवी ने पार्टिसिपेट किया, ऐसा नहीं है, सभी एजेंसीज जो हैं, जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने यहां पे पार्टिसिपेट किया ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहांस किया जा सके। गॉट इट? आगे बढ़े। इंडियन आर्मी ने बेटे रिसेंटली इंडक्ट किया है एक बहुत शानदार सिस्टम, दैट इज आकाश तीर सिस्टम। क्या है आकाश तीर? अब देखो वैसे नाम से पता चल रहा है, आकाश में मारेंगे क्या, तीर मारेंगे, तो आकाश तीर। तो ये क्या है बेसिकली? हम लोग बात करते हैं एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज की, कि हवा में जैसे कोई ड्रोन है, कोई प्लेन है, उसको उड़ाना है, तो कहीं ना कहीं उसी को बूस्ट करने के लिए हमने इसको देखा है। नाउ अच्छी चीज क्या है, दिस इज ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल रिपोर्टिंग सिस्टम, और इसको BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है बेटे। हम लोग क्या करेंगे, एयर डिफेंस यूनिट्स में इसको बहुत शानदार तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, ऑपरेशनल एफिशिएंसी उनकी बढ़ जाएगी, ये चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि ये BEL गाजियाबाद देखो लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आकाश तीर, फ्लैग ऑफ, ये सब चीजें। तो आपको पता चाहिए कि किसने बनाया इसको, BEL ने बनाया, क्योंकि DRDO ने नहीं बनाया, याद रखना, BEL ने बनाया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया। और क्या है ये? एयर डिफेंस सिस्टम है, बस इतना आपने ध्यान में रखना, ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश तीर सिस्टम, सिंपल। आगे बढ़े। अब एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को ही एनहांस करने के लिए इंडियन आर्मी जो है, उन्होंने इग्ला S मैन पैड्स जो हैं इसको इंडक्ट किया। तो ये बड़ी खास चीज है, यहां पे आप देख सकते हो, वैसे इस तरह का ये सिस्टम होता है, एग्जैक्टली ये इस तरह का। तो इग्ला S मैन पैड मतलब क्या होता है? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। देखिए नॉर्मली कई ऐसे टेरेन्स हो सकते हैं जहां पे आप व्हीकल्स नहीं लेके जा सकते, तो वहां पे आप खुद से कैरी कर सकते हो एयर डिफेंस सिस्टम को। रशिया का ये सिस्टम है, बहुत शानदार, यहां लिख देता हूं, रशिया यानी कि रूस का ये सिस्टम है, इग्ला S सिस्टम। और ये क्या होता है कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस जो होती है ना, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस जो होती है, जिसको हम लोग विशोराड बोलते हैं, उन कैपेबिलिटीज को ये बेहतर करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ एवरीवन? सो आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, सो एवरीवन, मतलब आई होप यू हैव अ बेसिक आइडिया ऑन दीज पॉइंट्स। चलिए मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। ये विशोराड का आपको आइडिया लग गया बेटे? ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सिस्टम। तो आप देख सकते हो कि हर तरह के एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स का एंगेज कर सकता है, टारगेट का जो एल्टीट्यूड है वो अच्छा खासा एल्टीट्यूड पे हिट करता है, यहाँ तक कि 6 किलोमीटर तक की भी रेंज हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स। तो इग्ला S बहुत ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम है, नो डाउट अबाउट। आगे बढ़ते हैं। अब एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। भारत का पहला मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन जो पायलट प्रोजेक्ट है, उसको इनॉग्रेट किया गया। कहां पे? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जो एरिया, वहां पे नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन है बेटे, सतलज के ऊपर बना हुआ। यहां पे हमने इसको होते हुए देखा। अब देखो ये क्या चीज है खास इसमें, यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइजर है और 25 kW का जो फ्यूल सेल कैपेसिटी है, विच इज बेस्ड ऑन ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सिस्टम। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा, यहां पे है क्या, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो हो रही है, बिजली तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, लेकिन यहां पे साथ ही साथ हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल जो कोटिंग फैसिलिटी है वो भी हमें देखने को मिल रही है। अब देखो यहां पे डुअल पर्पस कैसे है, HVOF कोटिंग होती है, जो टरबाइन होती है, अंडर वाटर पार्ट्स होते हैं ना, उसकी HVOF कोटिंग करनी पड़ती है उनकी लॉन्ग लाइफ करने के लिए। और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो तो हो ही रही है फ्यूल सेल से। तो फ्यूल सेल क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हैं और HVOF कोटिंग भी चल रही है। तो ये दोनों चीजें पैरेलली चल रही हैं एंड बिजली जो प्रोड्यूस हो रही है वो तो हो ही रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दिस इज द फर्स्ट मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पहले नहीं है, वो है, लेकिन मल्टीपर्पस जो है वो यही है हमारा, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज अ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पस का मतलब समझ गए आप कि काफी सारी चीजें हो रही हैं, दैट इज व्हाई दिस इज मल्टीपर्पस। गॉट इट? नाथपा झाकड़ी सतलज के ऊपर। रोमेनिया में जो साइंटिस्ट हैं बेटे, इन्होंने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है,
क्योंकि इन्होंने दुनिया की सबसे पावरफुल लेजर लाइट एमिशन जो है वो तैयार की है। ये बहुत बड़ी बात है। तो दुनिया की सबसे पोटेंट लेजर जो है ये चिरपेट पल्स एम्पलीफिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसको नोबेल प्राइज भी मिला था एक बार फिजिक्स में। इसको यूज किया है और ये हेल्थ केयर हो गया, स्पेस हो गया और बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं वहां पे गेम चेंजर का काम करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। एक चीज आप ध्यान में रखना, जब हम बात करते हैं लेजर की फुल फॉर्म भी कई बार आ जाती है। तो इसमें बेसिक है लाइट एम्पलीफाइड बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशंस। तो ये लेजर जो है इसकी फुल फॉर्म प्लीज आप याद करके जाना, ये नेवर नो, कई बार पूछ लेता है। तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशंस, दैट इज द लेजर फुल फॉर्म। अभी हम देखते हैं बेटे, यहां पे काफी न्यूज में था यात्रा टू हैप्पीनेस, फर्स्ट रेनबो टूरिज्म इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, अप्रैल में हुई है। ऑफ कोर्स कहां पे हुई है? नेपाल में हुई है। अब देखो रेनबो टूरिज्म इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये आखिरकार क्या है, पहले तो हम इस चीज को समझते हैं। नाउ इट इज ऑल अबाउट डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी को ये प्रमोट करना चाहते हैं अपने टूरिज्म के अंदर। पहली बात तो ये है। तो यहाँ पे एलजीबीटी कम्युनिटी जो है वो पूरी इन्वॉल्व थी, एनजीओज, एक्टिविस्ट अलग अलग कंट्रीज के थे। और यहां पर वो बताना चाहते हैं कि हम लोग अपने टूरिज्म को एलजीबीटीआई कम्युनिटी जो है उसमें, उसके साथ मतलब एलजीबीटी फ्रेंडली टूरिज्म करना चाहते हैं। ये यहां पे इनके कहने का मतलब था। तो कहने का मतलब है कि एलजीबीटी फ्रेंडली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए रेनबो इंटरनेशनल टूरिज्म जो कॉन्फ्रेंस हुई है, किसने की है? नेपाल ने की है। ये आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, नेपाल। तो फर्स्ट रेनबो टूरिज्म इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई? नेपाल में हुई। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट। गॉट इट? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट एक टेक्नोलॉजी की बात करना चाहूंगा, दैट इज स्पेस। अब देखो स्पेस की पहले तो फुल फॉर्म समझ लो क्या है। स्पेस का यहां पे मतलब क्या है? सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन। ये हमने केरला में इसको इनॉग्रेट होते हुए देखा। डीआरडीओ ने ऑफ कोर्स ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बनाई है। अभी क्यों खास है? क्योंकि जो सोनार होती है उसकी टेस्टिंग और इवैल्यूएशन यहाँ पे होगी। आपने कभी देखा होगा शिप होता है, शिप क्या करता है? एक ट्रांसमीटर होता है, ऐसे जाती है वहां से वेव्स, या समुद्र तल से टकरा के वो वापस आती हैं रिसीवर के पास। तो ये क्या होता है? ये होती है सोनार टेक्नोलॉजी, जो डेप्थ वगैरह बताती है समुद्र के अंदर क्या है। तो इसी की टेस्टिंग और इवैल्यूएशन के लिए हमारा अपना जो सेंटर है वो है स्पेस। ठीक है, मैं फिर से बताना चाहूंगा, स्पेस क्या है? सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन। समझ आया कि नहीं आया? तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट स्पेस इज ऑल अबाउट। आई होप इट हेल्प्स। तो डीआरडीओ ने बेसिकली इनॉग्रेट की है स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी। और बस ये आपको पता होना चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। स्पेस, ये पूछ सकता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी किस फील्ड की है, तो ये सोनार के साथ एसोसिएटेड है, सोनार टेस्टिंग। आगे बढ़े। ईरान ने बेटे डिप्लॉय किया सी डोम। आपने आयरन डोम का तो नाम सुना होगा, उनका जो लैंड बॉर्डर है, ठीक है, जमीनी जो बॉर्डर है उसके ऊपर वो आयरन डोम लगाते हैं। लेकिन यहां पे एक सी डोम टेक्नोलॉजी है, बड़ी खास टेक्नोलॉजी है। क्यों खास है? क्योंकि ये एक शिप माउंटेड टेक्नोलॉजी है। ये क्या है? शिप माउंटेड टेक्नोलॉजी, मतलब समुद्र में शिप जो होता है उसके ऊपर सी डोम लगाते हैं। तो जो मतलब समुद्र है वहां से अगर कुछ भी आ रहा है इनकमिंग ऑब्जेक्ट, तो वहीं से ये खत्म कर देंगे उसको। कहां पे इन्होंने लगाया आप ये देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये मैप। देखो रेड सी है, रेड सी से आप गल्फ ऑफ स्विस चले जाते हो, स्विस कनाल में निकल जाते हो। लेकिन रेड सी से आप जब गल्फ ऑफ अकाबा में आते हो, यहां पे जॉर्डन, इजराइल आपको देखने को मिलेंगे। तो पोर्ट आइलट है, पोर्ट आइलट किसका? इजराइल का है। पोर्ट अकाबा किसका? जॉर्डन का है। तो पोर्ट आइलट के पास ही इन्होंने यहां पे रखवाया है सीडोम को। तो ये काफी न्यूज में था। तो दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, सीडोम टेक्नोलॉजी कौन सी कंट्री के साथ न्यूज में जुड़ी थी? इजराइल। दूसरा, ये क्या है? ये एक तरह का डिफेंस सिस्टम है और एरियल टारगेट मतलब एयर डिफेंस सिस्टम है। और ये शिप माउंटेड सिस्टम है, ये नॉर्मल लैंड पे लगा हुआ सिस्टम नहीं, क्योंकि लैंड पे जो लगा हुआ सिस्टम है वो आयरन डोम होता है। आयरन डोम अलग होता है, सी डोम अलग होता है। तो आप ऐसे इसको याद रख लो कि लिखने को तो ये सी डोम है, लेकिन हम लोग ऐसे वो लिखते हैं ना, सी समुद्र को, सी डोम, ऐसे याद रख लो। तो इसने सी को क्या बना दिया? सी, सी फॉर कैट। वैसे एससीए लिखते हैं, वैसे सी फॉर कैट बना दिया। तो सी डोम से आप याद रख सकते हो। आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा।
यहां पे इंडिया की जो कमिटमेंट है डेब्री फ्री स्पेस मिशन की, पहले तो ये ईयर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने कहा कि भाई ईयर 2030 जो है तब तक हम लोग अपने स्पेस मिशन को डेब्री फ्री करेंगे। अब देखो डेब्री फ्री करना का मतलब समझो पहले क्या है। हमने सैटेलाइट को लॉन्च किया, 5 साल सैटेलाइट चली, उसके बाद क्या है, वो डेड स्पेस में घूम रही है, कोई काम तो कर नहीं रही, वो एक कूड़ा बन गई, डेब्रिस बन गई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पे किस तरह से हम लोग 2030 तक के बाद जो मिशन होंगे या तब तक के जो मिशन होंगे उनको डेब्री फ्री कर देंगे। बहुत खास चीज है वैसे तो, पूरी दुनिया इस पे बात करेगी कि भाई स्पेस में आप जाओ तो बहुत डेब्रिस फैला हुआ है, मतलब पुरानी से पुरानी सैटेलाइट्स का भी वहां पे मलबा हवा में घूम रहा है, मतलब स्पेस में घूम रहा है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। तो इस चीज को आपको ध्यान में यहां पर रखना है। क्लियर? तो मतलब बहुत बेसिक सी चीज है। तो ये ईयर यहां पे पूछ लेता कई बार, तो मैंने इसलिए यहां पे ईयर को ज्यादा हाईलाइट किया है, ये आपने ध्यान में रखना है जी। क्लियर हो गया इतना? बाकी हम लोग स्पेस स्टेशन भी अपना बनाने की सोच रहे हैं, आपको शायद पता होगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात हो रही है ना, इंडियन ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन। तो जो इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन की बात है वो 2028 में हम स्टार्ट कर देंगे लॉन्च करना, लेकिन 2035 तक इट विल बी कंप्लीटेड ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, तभी तो गगनयान वगैरह हम प्लान कर रहे हैं ना अभी, तो वो सारी चीजें लिंक होंगी आपस में। क्लियर है? तो मतलब चीजों को आपको थोड़ा बहुत समझना होगा, उसी से सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपको क्लियर होंगे, बिकॉज एक एक करके ही चीजें मतलब आप लिंक करते हो, जैसे मैंने आपको बताया थिंग्स आर लिंक। अब अगर आगे के करंट अफेयर के कोई एडिशन में ये सब न्यूज आएगी, मैं कवर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको कि हमारा स्पेस स्टेशन 2035 तक कंप्लीट होगा, 2030 तक डेब्री फ्री स्पेस मिशन हो जाएंगे। दैट्स इट, आई थिंक इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी गगनयान को लेके तो सेफ्टी कंसर्न्स हैं, वो हम देखेंगे कि कब दूर होते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आगे बढ़े। जिम्बाब्वे ने बेटे इंट्रोड्यूस किया जिग, ये लिखा है ना जिग 10, तो जिग क्या है? जिग इज बेसिकली अ न्यू करेंसी, गोल्ड बैक करेंसी। वैसे जिम्बाब्वे की भी हालत ऐसी है कि ये नई करेंसीज लाते रहते हैं, इतनी इन्फ्लेशन है, हाइपर इन्फ्लेशन है यहाँ पे कि बड़ी दिक्कत में है जिम्बाब्वे एज ए कंट्री। तो इन्होंने अब फिर नई करेंसी लाने का एक पॉइंट लाया जिग। तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना याद रखना कि जिग बहुत न्यूज में था। जिग क्या है? जिग एक करेंसी है। कहां की करेंसी है? जिम्बाब्वे, हरारे इनकी कैपिटल है। दैट्स इट, इफ यू नो दिस मच दैट इज फाइन। इसे बहुत ज्यादा करवाने लायक है नहीं, इतना अगर आपको पता है दैट इज कूल। आगे बढ़ते हैं। आईरीडा है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसको बेटे नवरत्न स्टेटस मिला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आईरीडा रिन्यूएबल एनर्जी में काफी अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट की जो बॉडी है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि जैसे महारत्ना स्टेटस होता है, नवरत्न स्टेटस होता है, मिनी रत्न स्टेटस होता है, तो अब इसको नवरत्न स्टेटस मिल चुका है, जो महारत्न से थोड़ा सा कम है और मिनी रत्न से थोड़ा सा ज्यादा है। तो एक क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली किसको नवरत्न स्टेटस मिला? तो आईरीडा को नवरत्न स्टेटस मिला। वी शुड बी नोइंग दैट। आगे बढ़े। रणदीप हुड्डा को सब जानते हैं, इनको लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी सावरकर मूवी इन्होंने की थी वीर सावरकर के ऊपर, तो उसके लिए इनकी परफॉर्मेंस को लॉर्ड किया गया, बहुत तारीफ की गई। इजी। इंडिया टुडे ग्रुप की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एंकर है बेटे, जिसका नाम है सना। तो यहां पे हम लोग जब बात करते हैं सना की, तो सना को यहां पर अवार्ड मिला है। सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि इनको ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी इट विल बी बैक, डोंट वरी। सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई जो सना है उसको अवार्ड मिला है, बहुत शानदार अवार्ड है जो कि इनको मिला है। और कौन सा अवार्ड मिला है? ग्लोबल मीडिया अवार्ड मिला है, बस इतना आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन ये आता है कि भाई कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एंकर है, उसका नाम बताएं। दैट इज सना ऑफ कोर्स, और इंडिया टुडे ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है। तो आई थिंक यू कैन कनेक्ट बोथ द थिंग्स टुगेदर, दैट्स नॉट एन इशू। 2-3 न्यूज आइटम्स हैं। एक ना मैं यहां पे बात करने वाला हूं, आपने शायद ही उनका नाम सुना हो, ऑनेस्टली बताना मुझे अगर आपने नाम सुना है तो। रश्मि कुमारी, आपको तो रश्मि कुमारी चैंपियन है एक स्पोर्ट्स की। आई बेट आपने उस चीज को नहीं सुना होगा कि भाई कंपेटिटिव लेवल पे भी उसको स्पोर्ट्स को हम लोग करते हैं या होता हुआ देखते हैं। कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड बचपन में खेला होगा सबने, लेकिन प्रोफेशनली तो कोई उसको परसू नहीं करता है, लेकिन इन्होंने उसको परसू किया और ये
नेशनल विमेन की कैरम टाइटल जीत चुकी हैं 12वीं बार। ये बहुत बड़ी बात है। 12 टाइम्स ये कैरम बोर्ड की बेटे चैंपियन बन चुकी है। नाम है रश्मि कुमारी। तो अभी मैं आपको इनकी पिक्चर भी दिखाऊंगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर न्यूज है। सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस पॉइंट कि रश्मि कुमारी जो है, इनको यहाँ पे ये जो इतना बड़ा मतलब इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है, विच इज एक्चुअली वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना है इस चीज को। जस्ट होल्ड ऑन। सो आई एम टॉकिंग अबाउट रश्मि कुमारी। ये यू कैन हैव अ लुक। सो रश्मि कुमारी ने नेशनल विमेन कैरम टाइटल जो है 12वीं बार जीत लिया। बस इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। फाइनल न्यूज पे आते हैं। तो एक शर्फदौला व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा न्यूज में थे। ये अंपायर है। अब देखो, ये बांग्लादेश के पहले आईसीसी एलीट अंपायर बन गए हैं। आईसीसी एलीट अंपायर बनना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे आपको शायद पता होगा, इंडिया की तरफ से नितिन मेनन के बारे में, वो आईसीसी एलीट अंपायर है। 2020 से ही वो आईसीसी एलीट अंपायर है जब वो बने थे। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट है। तो बांग्लादेश से पहली बार किसी को आईसीसी एलीट एम्पायर बनते हुए हमने देखा है, दैट इज शर्फदौला, है ना। एहसान रजा पाकिस्तान से हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, दीज आर द वंस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस शर्फदौला न्यूज में थे। वो कौन है? यू शुड बी अवेयर, ही इज अ आईसीसी एलीट एम्पायर नाउ फ्रॉम बांग्लादेश। पहली बार बांग्लादेश से कोई बना। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपको पीडीएफ बेटे में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट होता है तो डू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड आई कैन अश्योर यू कि यहाँ पे काफी ज्यादा आपको जो क्लैरिटी है वो तो रेगुलर सेशंस में मिलती रहेगी, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो, क्लियर हो गया इतना? सो एवरीवन हैज गॉट अ डिसेंट आइडिया अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, चीजों को अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिक्कत है। You just have to understand things in a way they are and that is going to be very much important। ये बस आप ध्यान में रखना। क्लैरिटी के ऊपर फोकस करोगे अगर आप, तो बहुत सही रहोगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो भी मतलब यहाँ पे पीडीएफ है उसका। और इसी तरह से जुड़े रहें। अभी तो हमने अप्रैल की है, मई जून जुलाई भी करना है। सो ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट। तो आप देखो कि जनवरी से जुलाई का करके ना आपकी करंट अफेयर की आपको लगेगा कि रिवीजन बहुत अच्छी हो गई है, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। यू नो, कॉन्फिडेंस आपको बहुत मिलेगा। वो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब इजाजत दे मुझे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। टेक केयर एवरीवन एंड हाँ, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और डू कमेंट एंड लेट मी नो ये सेशन कैसा लग रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।